हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज से हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के इतिहास को शुरू करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, साथ ही उन भागों में कौन से विषय वस्तु हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हमारे प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमें 4 चरण में पढ़ने हैं। प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल शामिल है। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता शामिल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। चलिए अब इनका विषय वस्तु देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ेंगे। क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ना है, इसलिए सिलेबस में रामायण काल और महाभारत काल को जोड़ा गया है। इसके बाद महाजनपद काल, फिर हमें पढ़ना है राष्ट्रीय राजवंश, जिसमें मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकाटक, मित्र और गुप्त आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ का क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, शैल, पांडु, बाण और सोमवंश शामिल है। प्राचीन इतिहास में जो प्रश्न बनते हैं वो क्षेत्रीय राजवंश से ज्यादा बनते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं हमें मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट है कलचुरी वंश। इसमें हम पढ़ेंगे रायपुर के लाहुरी वंश, फणी नाग वंश, छिंदक नाग वंश और काकतीय। इसके साथ हमें पढ़ना है कांकेर के सोमवंश भी। इसके बाद है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का टाइम ड्यूरेशन है 1741 से 1947 आजादी तक। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला मराठा, दूसरा ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश शासन और मराठा शासन में बटा हुआ है जो हमारा आधुनिक इतिहास है। मराठा शासन का ड्यूरेशन है 1758 से 1854 और ब्रिटिश 1854 से लेकर 1947 तक। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर और नव पाषाण को। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे ताम्र युग, लौह युग और महापाषाण युग। सबसे पहले हम उन स्थल को देखेंगे जहां से पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं सिंघनपुर के गुफा, गीधा, भंवरखोल, सोनबरसा और छापामारा से। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कबरा पहाड़, कालीपुर, खड़गा घाट, गढ़चंदेला, घाट टोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर और गढ़ घोघरा से। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं महानदी घाटी, रायगढ़ और धनपुर, जो गौरेला, पिंडरा, मरवाही में है। इसके बाद नव पाषाण काल के स्थल जहां इनके साक्ष्य मिले हैं चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा। तो ये उन स्थल के नाम है जहाँ पे पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। अब हम अलग अलग जो पाषाणकालीन युग हैं इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में, जिसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा समय था। इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें खानाबदोश जीवन, यानी कि इस काल का मानव खेती करना नहीं जानता था, इसलिए वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता था। इनका जो जीवन है वो मुख्य रूप से शिकार और भोजन की तलाश में ही निर्भर रहता था। दूसरी जो विशेषता है वो है पत्थर के औजार। तो इस युग में जो पत्थर के औजार बनते थे वो कच्चे होते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा औजारों में भी सुधार आया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इनके जो औजार थे ये भी ज्यादा एडवांस होते गए, यानी कि नुकीले होते गए। इसमें कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड जैसे जैसे औजार शामिल होते गए। इस काल में मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं थे, इसलिए वे जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं और चट्टानों के नीचे रहते थे। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग का आविष्कार। हालांकि शुरुआती दौर में वे इसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल खाना बनाने, रोशनी और जानवरों को दूर भगाने के लिए करना सीख लिया था। कला और चित्रकारी की बात करें तो इस काल के मानव ने गुफाओं की दीवारों पर, क्योंकि ये गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं की जो दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया था इन्होंने। इन चित्रों में जानवरों के शिकार और उनके जीवन से जुड़ी गतिविधियां दिखाई गई है।
छत्तीसगढ़ में कई गुफाएं हैं जहां शैल चित्र की प्राप्ति हुई है, जिसमें सिंघनपुर गुफा, गीधा, भंवरखोल, सोनबरसा और छापामारा शामिल है। क्योंकि रायगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है, इसलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। आगे हम सिंघनपुर की गुफा को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मेंस में और प्री में दोनों में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा है कहाँ। तो सिंघनपुर की गुफा है रायगढ़ में। रायगढ़ में भी अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो एक पहाड़ी है चवर ढाल पहाड़ी, जो पर्वतों की श्रृंखला है, ये चवर ढाल पहाड़ी। और यहाँ पे एक पर्वत है गिरिपाद, और यहीं पे स्थित है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका का दर्जा मिला है, और इसके खोज करता है एंडरसन। किस वर्ष में किया था? तो 1910 में। इसके बाद 1923 से 1927 के ड्यूरेशन में अमरनाथ दत्त के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। इसके बाद 3 लोगों का नाम याद रखना है आपको, जिन्होंने यहाँ की जानकारी एकत्र की थी, और ये हैं लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गार्डन। जो सिंघनपुर गुफा, ये छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। आगे देखते हैं सिंघनपुर की गुफा में कौन कौन से शैल चित्र मिले थे। सिंघनपुर की गुफा में लाल रंग में शैल चित्र मिले थे। किसके? तो पशुओं के, सरीसृपों के। सरीसृप रेप्टाइल्स को कहा जाता है, यानी कि ये जो यहाँ इसमें आप जो भी देख रहे हैं ये सब रेप्टाइल हैं, और इन्हीं को सरीसृप कहते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स। और इन्हीं का शैल चित्र लाल रंग में अंकित है सिंघनपुर के गुफा में। इसके बाद गिरवा रंग में मानव आकृति और सीढ़ी की आकृति का शैल चित्र यहाँ पर है। इसके अलावा शिकार करते व्यक्तियों की झुंड। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट शैल चित्र हैं जो सिंघनपुर की गुफा से मिले थे। एक मरमेड, मरमेड यानी कि मृत्सांगना, और प्रागैतिहासिक मानव का। इसके अलावा पूरे भारत के शैल चित्र में कहीं भी प्रागैतिहासिक मानव और मरमेड का उल्लेख नहीं है। सिंघनपुर गुफा के जो शैल चित्र हैं ये स्पेन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, इसके जो शैल चित्र हैं इसके समान है। सिंघनपुर में जो रखी मूर्तियां हैं ये मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों जैसी है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से औजार मिले हैं? तो हस्तचलित कुदाल मिला है, यहाँ पे कुल्हाड़ी मिला है 5, और इसके प्राप्त करता है राय बहादुर मनोरंजन घोष, यानी कि R.M. घोष। पंडरिया में हाप नदी से हस्तकुठार मिला है। इसके अलावा शक्ति में एक चॉपर मिला है। तो सिंघनपुर गुफा की इतनी जानकारी आपको रखनी है। ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफा, और इसमें क्या विशेष है ये भी देखेंगे। तो रायगढ़ में हमें बोतल्ला की गुफा, सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़ और अमर गुफा। सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। ये सिंघनपुर के बाद यह दूसरी सबसे प्राचीनतम गुफा है। अमर गुफा को सोनबरसा के नाम से भी जाना जाता है। सरगुजा में देखें तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा गुफा। धमतरी में शांता गुफा। बस्तर में कुटुमसर और कैलाश गुफा। शक्ति में रेनखोल गुफा, और सूरजपुर में बिलद्वार गुफा। तो प्रागैतिहासिक कालीन इतनी गुफाएं आपको और याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इस काल की सबसे बड़ी और सबसे खास पहचान है माइक्रोलिथ नामक छोटे नुकीले औजार। ये औजार पूरा पाषाण काल के भारी और बड़े औजारों की तुलना में बहुत छोटे होते थे। इनकी लंबाई लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी, और इन औजारों को अकेले उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फंसाकर तीर कमान, भाले, हंसिया जैसे संयुक्त औजार बनाए जाते थे। इन नए औजारों ने शिकार को ज्यादा कुशल और आसान बना दिया था इनके लिए। इसके अलावा मछली पकड़ना, जंगली पौधों तथा अनाज को इकट्ठा करना भी इनके जीवन में शामिल हो गया था। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो शिकार में इनकी मदद करता था। छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो 2 जगह से मिले हैं। एक रायगढ़ के कबरा पहाड़ से, और बस्तर में कालीपुर, खड़गा घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर और गढ़घोगरा से। मध्य पाषाण काल में जो कबरा पहाड़ है ये एक इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। के लोकेशन की बात करें तो गजमार पहाड़ी रायगढ़ में स्थित है। शोध करता है अमरनाथ दत्त। यहाँ पे कौन से शैल चित्र मिले हैं? तो लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, सांभर तथा पंक्तिबद्ध मानव समूह का यहाँ पे शैल चित्र मिला है। गिरवे रंग में कछुआ, घोड़ा, हिरन, जंगली भैंसा, इनका विशाल शैल चित्र मिला है। बाघ से घबराए मनुष्य का भी शैल चित्र है। औजार की बात करें तो लंबे फलकदार अर्धचंद्राकार लघु पाषाण मिले हैं, यानी कि हाफ मून शेप्ड। इस प्रकार का जो औजार है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। चकमक पत्थर के सूक्ष्म औजार भी यहाँ से मिले हैं। तो ये था कबरा पहाड़ का जानकारी। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में 2 जगह से मिले हैं। एक रायगढ़ में महानदी घाटी से, और एक गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर से, जहां मानव आकृतियों के चित्रण प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने काफी विकास कर लिया था, जिसमें कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण, बर्तनों का निर्माण और कपास ऊन काटना शामिल है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे नवपाषाण के जो मनुष्य थे। ये उनका औजार है। साथ ही उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया था जानवरों की मदद से। अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन साक्ष्य। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, एक रायगढ़, बालोद और राजनांदगांव। टेरम, बोनटीला, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा, इन जगहों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा बालोद से देखते हैं चितवा डोंगरी और अर्जुनी, राजनांदगांव में बोनटीला। इन स्थलों में हमें साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। इसमें इंपॉर्टेंट है चितवा डोंगरी, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। चितवा डोंगरी के खोजकर्ता रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। स्थान की बात करें तो चितवा डोंगरी बालोद जिले में है। यहाँ हमें कुल 27 शैल चित्र की प्राप्ति हुई है, जो 3 गुफाओं में है। शैल चित्रों के रंग जो है वो गेरुआ है। इसमें चीनी ड्रैगन, खच्चर पर सवार व्यक्ति, नाविक और कृषि कार्य का जो शैल चित्र ये मिला है। इसके अलावा हमें जो अन्य प्रमुख साक्ष्य मिले हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन जिलों में मिला है। कांकेर, रायगढ़ और सारंगढ़, इन 3 जिलों से हमें साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण कालीन। इसमें रायगढ़ जिले का देखते हैं खैरपुर, सूतीपाट, पजरापानी, छापामारा और सिरोली डोंगरी। यहाँ पर जो खैरपुर है, यहाँ के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। सूतीपाट में किसान पशु की आकृति का शैल चित्र मिला है और जो पजरापानी है यहाँ पर उगते सूर्य के जो प्रतीकात्मक चित्र हैं ये मिले हैं। सारंगढ़ में गाताडी और कांकेर के चारामा में यानी कि एलियन के शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा गाड़ा, गौरी, खैरखेड़ा और उरकुड़ा, ताम्रयुग के जो साक्ष्य हैं वो छत्तीसगढ़ से नहीं मिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगे हुए बालाघाट जो मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ के गुंगेरिया नामक स्थान से तांबे के बने औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें हम देखते हैं महापाषाण क्या होता है। तो शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था इस प्रकार, जिसे महापाषाण स्मारक या महापाषाण पटतुंब यानी कि डॉलमेन कहते थे। छत्तीसगढ़ में महापाषाण स्मारक के निम्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिसमें मेनहिर, पिट सर्कल और शिष्ट शामिल है। शिष्ट को पेटिका भी कहा जाता है, इसे गर्तवृत्त, और मेनहिर को पाषाण स्तंभ। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ की टेंगना और छोटे पेंडरमुड़ा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कोंडागांव के गढ़धनौरा से, बालोद में करका भाटा, करी भद्दर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, मुजगहन और धनौरा, और बिलासपुर के मल्हार से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। करी भद्दर में जो पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं उसका उत्खनन मोरेश्वर गंगाराव दीक्षित द्वारा किया गया है, यानी कि एमजी दीक्षित। के अलावा बालोद के धनौरा में 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। जो बालोद का करका भाटा है, करका भाटा में महापाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार और मृतभांड भी पाए गए हैं। इसके उत्खनन करता है मोरेश्वर गंगाराव दीक्षित। इनके द्वारा गरीब भत्तर का भी उत्खनन किया गया था। तो हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो प्राचीन इतिहास पर होगा, जिसमें हम वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।